आलोक सिंह, आलोक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ, हिंदी, संस्कृत 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं और आपको मैथ की क्लासेस भी मिलती रहेंगी, हिंदी की भी मिलती रहेंगी और संस्कृत की भी मिलती रहेंगी। तो जो क्लासेस, जो वीडियोज़ मैंने डाउनलोड की हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आज हिंदी की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और ये हमारा ऑफलाइन आलोक एकेडमी है ललितपुर में, जहाँ पर सुपर टेट, टीईटी, एसएससी बैंक की क्लासेस लगातार देते रहे हैं। लगातार 5 सालों से हम लोगों ने कई सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें से यूपी टेट 2019-20 में 80 to 85% सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं और सुपर टेट में भी 68,500 और 69,000 में लगातार अच्छा रिजल्ट आया हमारे यहाँ से। संस्कृत में 30 में 30, हिंदी में 28 नंबर और मैथ में 30 में 30 स्कोर हमारे यहाँ से हुआ है। जगदीप सोनी जो हैं वो उनके मैथ में 29 नंबर और संस्कृत में 30 में 30। इस प्रकार से कई छात्र हमारे यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे नंबरों से, है ना। चलिए, तो आज हम लोग हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ाई थी और आज भी हम वर्णमाला में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। चलिए, तो हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला स्टार्ट किया था, आज फिर से हम वर्णमाला ही स्टार्ट करेंगे। तो वर्णमाला में हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ लिया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों का भी वर्गीकरण देख लिया था। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर वर्ण आपके 3 प्रकार के थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लग रहा था, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर में मैंने बताया था कि हिंदी में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है, छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। और संस्कृत में वही हर्ष स्वर है, मूल स्वर की संख्या 5 है, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था कि ऋ के साथ एक वर्ड और आता है लिर, जो कि संस्कृत में होता है, इसे हम मूल स्वर कहते हैं। तो यूपी टेट 2019 में और 20 में, अभी 8 जनवरी 2020 को जब पेपर हुआ था तो उसमें आया था कि लिर कौन सा स्वर है, तो लिर हमारा मूल स्वर है। इस प्रकार फिर मैंने आपको दीर्घ स्वर बताया और प्लुत स्वर बताया। इस बार फिर से एक क्वेश्चन आया था कि प्लुत स्वर में ये जो उदाहरण बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको कि प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है, तो वो ओम है। ये याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में सीटेट, यूपी टेट, एमपीएसआई, यूपीएसआई हर जगह यहाँ पर प्लुत स्वर का उदाहरण देखने को मिलता है। प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है, ओम है। और प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हमने क्या बोला था, प्लुत स्वर बोला था। क्लियर, तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब इसके बाद हमने वर्ण में दूसरा वर्ण प्रकार बताया था, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कल हमने डिस्कस की थी कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। और व्यंजन वर्ण में मैंने बताया था कि व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग को हमने कंठ व्यंजन बोला था, चा वर्ग को हमने तालु बोला था, टा वर्ग को मूर्धा, ता को दंत और पा को ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, ये कंठ क्यों बोला, क्योंकि वो गले की सहायता से बोले जाते हैं, उसी प्रकार उनके स्पर्श के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इन 5 वर्गों को मैंने स्पर्श व्यंजन बोला था। क्या बोला था, स्पर्श व्यंजन। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों को मिलाकर हमने स्पर्श व्यंजन बोला। और स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन रखा गया। क्यों, क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया। इसके बाद नीचे मैंने आपको कल बताया था यारा लावा। यारा लावा क्या होते हैं, तो यारा लावा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सासा साहा है तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद लास्ट हमने बताया था छत्राज्ञा स्रा, जो कि क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। लेकिन एक चीज कल जो डिस्कस नहीं हो पाई थी वो यहां पर देख लेते हैं। जो व्यंजन वर्ण है, ध्यान दीजिए, जो व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण के प्रकार पूछे जाएं कि व्यंजन वर्ण के प्रकार की संख्या बताओ। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, का से लेके का से पा वर्ग, का से पा वर्ग। तो का से पा वर्ग तक ये कितने थे, 25, जिनको हमने कौन सा व्यंजन बोला था, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद यारा लावा जो हमने बताए थे, यारा लावा जो है वो हमारे क्या थे, अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और सा, शा, शा और हा, ये चारों ये जो हैं इन्हें हमने बोला था ऊष्म व्यंजन। ठीक, इसके बाद आखिरी में जो हमने बताया था छत्राज्ञा, छत्राज्ञा और श्रा, छत्राज्ञा और श्रा, इनको हमने बताया था ये कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सब आपको पता है, लेकिन खास बात क्या है वो ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार अगर पूछे जाएं तो व्यंजन वर्ण के प्रकार में केवल और केवल आपको बताना है 3 प्रकार।
कई बार जब आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं या हिंदी का रिवीजन नहीं करते हैं तो कई बार दिमाग में आता है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार तो सर जी 3 से 4 5 भी हो सकते हैं। कैसे? कुछ लोगों को जैसे याद रहा कि भाई स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन। और कल हमने एक व्यंजन की और चर्चा की थी, वो कौन से थे? द्विगुण व्यंजन। कल हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियोस में कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। तो द्विगुण व्यंजन में मैंने बताया था डा डलिया का और ढा ढक्कन, ये दोनों व्यंजन द्विगुण व्यंजन होते हैं क्योंकि ये दो गुण दर्शाते हैं। ठीक है, ये जब ये शुरुआत में आते हैं तो बिना बिंदु के आते हैं और बीच में आते हैं और अंत में आते हैं तो बिंदु के साथ आते हैं। कैसे? जैसे हमने बोला था डलिया, डमरू, ढक्कन, ढोलक और इसके बाद पेड़, सड़क, इनमें बीच में बिंदी आ रही थी। तो अब यहां पर केवल इतना याद रखना है कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। केवल और केवल ये 3 याद रखना है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार में केवल 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बात समझ में आ रही है? आपको संयुक्त व्यंजन को व्यंजन वर्ण के प्रकार में नहीं लेना है, ना ही द्विगुण व्यंजन को व्यंजन वर्ण के प्रकार में लेना है। होते जरूर हैं ये संयुक्त व्यंजन व्यंजन, लेकिन व्यंजन वर्ण के प्रकार में केवल और केवल आपको 3 प्रकार याद रखना है। कौन कौन सी? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और यहां से मैंने संख्या बताई थी स्पर्श व्यंजन की 25, अंतस्थ व्यंजन आपके सामने 11 अलावा है, वो कितने हैं? 4, और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। इस यहां से आप संख्या को गिन सकते हैं तो 25, 4, 29 और 4, 33। इसीलिए व्यंजन वर्णों को कितना कहा गया है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33 हैं। क्लियर? यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, बस केवल हमें व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में और बताना था। ठीक, चलिए आगे। इसके बाद अब हम स्वर वर्ण के और वर्ण के, स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ लिए, व्यंजन वर्ण के प्रकार बता दिए। अब हमें कुछ वर्णों का और वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो वर्णों के प्रकार, वर्णों के अन्य प्रकार। तो वर्णों की अन्य प्रकार, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। इसके बाद आपका यूपी टेट, ठीक है, सी टेट और एमपीएसआई, यूपीएसआई, हर जगह यहां पर वर्णों के अन्य प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं स्वर तंत्री के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक है, स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री के आधार पर वर्ग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो स्वर तंत्री के आधार पर होते हैं घोष। पहला वर्ण क्या होता है? घोष। और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या है? इन्हें वर्ण में यहां पर स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी, लेकिन किसके आधार पर? स्वर तंत्री के आधार पर। तो कई बार केवल सिंपल सा क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछा गया है कि भाई स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार हैं? तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कौन कौन सा? घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक, अभी इनकी चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन है। ठीक, इसके बाद दूसरा टाइप क्या है? एक तो हो गया स्वर तंत्री के आधार पर, दूसरा इसमें आता है आपका वायु प्रक्षेप की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार, तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो ये भी कितने हैं? संख्या में 2 हैं। बस हेडिंग याद रखनी है। स्वर तंत्री के आधार पर पूछा जाए तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने हैं? घोष और अघोष। ये भी कितने हैं? 2। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के प्रकार कितने हैं? 2। लेकिन इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है, इनको हम बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब कहना सर जी ये तो सिंपल है, दोनों ही 2-2 प्रकार हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार होते हैं और ऑप्शन में लिखा रहेगा अल्प प्राण, महाप्राण और दूसरा ऑप्शन लिखा रहेगा घोष और अघोष। फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमें याद रखना पड़ेगा कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार बोले जाएं तो अल्प प्राण और महाप्राण, और स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के प्रकार बोले जाएं तो घोष और अघोष। क्लियर? अब इन चारों को हम जल्दी से समझ लेते हैं होते क्या हैं। चलिए समझिए। सबसे पहले मैं आपको वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार क्या है? तो अभी हाल मैंने आपको नाम बताया, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। समझिए अल्प प्राण और महाप्राण होते क्या है? पहले तो परिभाषा होनी चाहिए, फिर हमें पता होनी चाहिए कि कौन से बनाते। सुनिए, अल्प प्राण, अल्प माने क्या होता है? कम, मतलब, और दूसरी हेडिंग से समझ सकते हैं क्या है? वायु प्रक्षेप। वायु प्रक्षेप का मतलब हवा का निकलना, हवा का पास होना, हवा का निकलना। कैसे? समझिए, ऐसे वर्ण जो कि बोलने में कम प्रयास करना पड़े,
जिनको बोलने में वायु की कम मात्रा लगती है। वायु की मात्रा कैसी लगती है? कम मात्रा। और दूसरी चीज, इनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये हकार क्या है अभी बताता हूं। हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। महाप्राण में क्या, तो दोनों में अंतर समझ लीजिए पहले। इसमें वायु की मात्रा कैसी लग रही थी? कम। महाप्राण में, इनमें वायु की मात्रा थोड़ी सी अधिक लगती है, मतलब अर्थात पर्याप्त मात्रा लगती है। कैसी मात्रा? पर्याप्त बोलने में। और इनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों में डिफरेंस समझिए। अब हकार क्या है? हकार कुछ नहीं है। हकार का मतलब है, अगर सरल शब्दों में या अंग्रेजी में थोड़ा सा समझाऊं तो वाइब्रेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाइब्रेशन। कैसे? समझिए। अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनको बोलने में वायु की कम मात्रा लगती है और हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। कैसे? समझिए। जैसे हमने बोला का, क्या बोला? का। तो का को बोलने में देखिए आसानी से लगेगी का, गा, ठीक है। इसके बाद चा, जा, पा, कुछ बात नहीं। अब इस तरफ देखो। इस तरफ अगर मैं महाप्राण के उदाहरण बताऊं, महाप्राण में मैंने बोला खा, घा, ढा, धा। समझिए, यहां पर मैं बोल रहा हूं का, तो का को बोलने में आसानी लगी और का में कुछ वाइब्रेशन नहीं लगा। का, गा, चा, जा, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? अल्प प्राण के। उसी प्रकार अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। स्वर कौन कौन होते हैं? तो आ से लेके औ तक स्वर बताए थे। तो आ, ई, बड़ी ई, ऊ। तो इनको बोलने में आसानी लग रही होगी, वायु की मात्रा कम लग रही होगी और हकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब हकार क्या है समझिए। बोलकर देखिए, जैसे खा, घा, ढा, धा। इनको बोलने में गले में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन लग रहा होगा, थोड़ा बहुत हकार, इसी को बोला जाता है हकार, जो हमारे गले में प्रतीत होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं खा, तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। का को बोलने में आपको वायु की मात्रा कम लगी और खा को बोलने में वायु की मात्रा अधिक लगेगी और वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। ये अल्पप्राण और महाप्राण में मेन डिफरेंस है कि ठीक है। अब अल्पप्राण के अंतर्गत आते कौन कौन से, वो समझिए। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं वो वर्ण याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे वहां पर ये नहीं पूछेगा कि हवा कैसी है या हवा कैसी निकले, ये नहीं। अल्पप्राण के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से, वो याद रखना है। तो अल्पप्राण के अंतर्गत आपको याद रख लेना है कि अल्पप्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और स्वरों की संख्या मैंने बताई थी हिंदी में कितनी है? 11 है। ठीक। इसके बाद अल्पप्राण में सभी स्वर कितने हैं? 11 है। इसके बाद और कौन कौन आते हैं? तो अभी मैंने चर्चा की थी वर्ग, कितने वर्ग थे? 5 वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का, व्यंजन वर्ण के प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ग आना है? तो पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक। और फिर क्या आना है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ये सारे अल्पप्राण के अंतर्गत हैं। तो अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन है? अल्पप्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं 11। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। ठीक। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गए और लास्ट में आता है अनुस्वार। कल हमने चर्चा की थी अनुस्वार क्या है? तो अनुस्वार होता है अंग की बिंदी। क्लियर? अब समझिए सभी स्वर कितने हो गए? 11। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग की अगर पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग में, मतलब का वर्ग में अगर हम पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण की बात करें तो क्या आता है? का, गा और अंगा। चा, जा और इया। इसके बाद टा, डा और अणा। इसके बाद ता, दा और ना और पा। ठीक है। और इसके बाद बा और लास्ट में मां। समझिए ये प्रत्येक वर्ग का पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का। तो गिनती देख लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। ठीक है। और 3, 15। ठीक है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो टोटल प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण मिलाकर कितने हो गए? 15 हो गए। अंतस्थ व्यंजन अभी हाल बताया कौन कौन है? या, रा, ला और वा। कितने हो गए? 4। इसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार आपको पता है कितना है? अंग है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1। टोटल संख्या पूछी जाती है। कई बार पेपर में ये पूछा गया अल्पप्राण की संख्या बताओ, तो यहां से आप काउंट कर सकते हो। 11, 11 और 15, 26, 26 और 4, 30, 30 और 1, 31। तो अल्पप्राण की संख्या कितनी हो गई है? 31 हो गई है। तो अल्पप्राण की संख्या कितनी है? 31 है। ठीक। तो अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो याद रखना है। अल्पप्राण ऐसे वर्ण जिनको बोलने में वायु की कम हवा
प्रतीत होती है और हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इनके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं जो कि कितने हैं, 11 हैं। और प्रत्येक वर्ग का, व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं 4 और अनुस्वार कितना आता है, 1। क्लियर? तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझिए, ये तो हो गई किसकी बात, अल्प प्राण की। अब मैं यहीं पर आपको महाप्राण बता रहा हूं जिससे कि आप दोनों को समझने में आसानी रखेंगे। ठीक है? कैसे? महाप्राण, तो अभी हाल मैंने बताया अल्प प्राण कितने, अब महाप्राण की संख्या। महाप्राण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो सुनिए, अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आ गए थे, अब महाप्राण के अंतर्गत एक भी स्वर नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ग आ रहा था, पहला, तीसरा और पांचवा। तो जब पहला, तीसरा, पांचवा आ रहा था तो कौन कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। तो महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ चुके हैं यहां पर, तो यहां अंतस्थ तो आएंगे नहीं, अंतस्थ नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, इसके अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं आए, क्या आ गए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, शा, शा, शा और हा। कितने हैं, 4 हैं, लिख लिए मैंने। इसके बाद यहां अनुस्वार, तो यहां अनुस्वार नहीं आएगा। अब यहां अनुस्वार नहीं आएगा तो यहां आएगा विसर्ग। क्या आएगा, विसर्ग। और विसर्ग क्या होता है आप सभी को जानकारी है, ये विसर्ग हो गया। तो यहां देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कह रहा हूं, तो दूसरा और चौथा क्या होता है, दूसरा और चौथा आपको पता है। जैसे का वर्ग की बात करें तो दूसरे और चौथे कौन कौन से वर्ण होते हैं, खा, घा। चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग में क्या आता है, तो छा और झा आता है। इसके बाद टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग में क्या आता है, ठा और ढा। दूसरे और चौथे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद ता वर्ग में आता है तो धा धनुष का, ठीक है। इसके बाद ता थर्मस और धा धनुष का, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद पांचवा पा वर्ग में, तो पा वर्ग में क्या आता है, फा और भा। ये तो यहां काउंट कर सकते हो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इनकी काउंटिंग करोगे तो यहां से कितनी संख्या आ जाएगी, 10। ये 4 है और विसर्ग कितना है, 1 है। तो महाप्राण की संख्या कितनी हो गई, 10, 4, 14 और 1, 15। तो महाप्राण की संख्या कितनी है, 15। तो अल्प प्राण की संख्या थी 31 और महाप्राण की संख्या कितनी, 15। कई बार क्वेश्चन संख्याओं से आया तो संख्या याद रखना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आए थे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आया था, अंतस्थ व्यंजन आए थे और अनुस्वार। क्लियर? ये अल्प प्राण और महाप्राण आते हैं, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि निम्न में से कौन अल्प प्राण है और कौन अल्प प्राण नहीं है, कौन महाप्राण है और कौन महाप्राण नहीं है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण भी याद रखना, ठीक है। तो ये हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। उसी प्रकार घोष और अघोष होते हैं, ठीक है। तो घोष और अघोष की क्लास अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जाना, ठीक है। अभी छोटी छोटी वीडियोस में डाल रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ पाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें जिससे कि नए स्टूडेंट्स जुड़ सकें और लाइव क्लास में जल्दी से जल्दी दे सकूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी समस्या हो या पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं और मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों के पास, कई लोगों के पास है, तो उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कुछ भी जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और एक नंबर है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कुछ पूछना है वीडियो से रिलेटेड वो आप इस नंबरों पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।